डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस.आर. मीना से आचार्य हिंदी बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो आपका पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है, उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में आज बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में जो कहानी विविधा पुस्तक है ये, इसमें जो चौथी कहानी है पाजेब, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र, इस पर व्याख्यान दूंगा, इस पर बात करूंगा। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं और विशेषकर बाल मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। एक बालक के मन की भावनाओं को बहुत निकटता के साथ वो जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। उनकी मनोदशा को वो अच्छी तरह समझते हैं। बाल मनोविज्ञान के श्रेष्ठ चिंतक या कवि कहानीकार के रूप में जैनेन्द्र का नाम श्रेष्ठ कहानीकारों में लिया जाता है। जैनेन्द्र के विषय में यदि मैं बात करना चाहूँ कि इनके परिचय के लिहाज से मैं कहूँगा कि इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1989 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। यानी प्रेमचंद्र बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं, साथ ही वो कहानीकार भी हुए हैं, लेकिन उनके बाद यदि अच्छे और श्रेष्ठ कहानीकारों के रूप में यदि हम कहें तो जैनेन्द्र का नाम लिया जा सकता है। अलीगढ़ के कोड़ियागंज में जन्मे जैनेन्द्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अनंत वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न बनते चले गए। जैनेन्द्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। यानी गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा दो सिद्धांत थे, उनका जैनेन्द्र कहानीकार के कथा साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव है और उन्हीं से इन्होंने अपने साहित्य में काफ़ी कुछ लिखा। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है, यानी साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों की समष्टि इसमें नजर आती है। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा है तो जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उनकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थिति से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु नजर आती है। जैनेन्द्र ने अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगें, पर जैनेन्द्र जी उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र जी ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। शिल्प के विविध रूप जैनेन्द्र जी कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पात्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में आदि। वार्ता
दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेन्द्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेन्द्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावना का परिचय मिला। किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेन्द्र का इसी बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे असहायहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। यानी जैनेन्द्र जी द्वारा जो कहानी लिखी गई, उन कहानियों को पढ़ने वाला जो पाठक है वो इतनी तन्मयता के साथ जुड़ जाता है कि जैसे कोई पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियां, जैनेन्द्र की कहानियां 10 भाग में संकलित हैं। मतलब जैनेन्द्र जी ने कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों का एक संकलन है जिसका नाम है जैनेन्द्र की कहानियां, 10 भाग। इस प्रकार से जैनेन्द्र जी का ये आपके समक्ष पर परिचय दिया। आपके पाठ्यक्रम में जैनेन्द्र जी की जो कहानी है उसका नाम है पाजेब। पाजेब कहानी के विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैनेन्द्र की पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें जैनेन्द्र जी की बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि हमें नजर आती है। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में मानी जाती है, जिसमें उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझना सरल कार्य नहीं है। यानी बच्चों के मन की भावनाओं को समझना बड़े आदमियों की बस की बात नहीं है। हम सामान्यतः यह मानकर चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते और हम डरा धमकाकर उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यह हमारी एक आम धारणा है कि बच्चे तो नादान होते हैं, वो कुछ नहीं समझते हैं, और हम चाहे डरा धमकाकर जो भी उनसे कहलवा दें या जो भी मनवा दें, जो भी करवा लें, हमारी सामान्यतः ये सोच रहती है। किंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं। इस कहानी में मध्यम वर्ग के एक परिवार में, इस कहानी में जो कथा है वो क्या है कि एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस मध्यम वर्गीय परिवार में एक बुआ है और बुआ उस परिवार में बच्ची के लिए एक पाजेब लेकर के आती है, जो संयोगवश अनायास ही कहीं गुम हो जाती है। मां और बाप को शक होता है कि पाजेब को किसी ने चुरा लिया है। पहले वे नौकर पर शक करते हैं, जैसा कि हमारी सभी की धारणा रहती है। घर परिवार में जो नौकर होता है, सबसे पहले हम उन्हीं पर शक डालते हैं, उन्हीं पर चुराने की बात सोचते हैं। उसके पश्चात फिर वो अपने बेटे पर, उसके बाद बेटे के मित्र पर शक डालते हैं। ऐसा होते होते उन्हें यकीन हो जाता है कि पाजेब उनके बेटे आंसू के साथी ने चुराई है। आंसू उनका बेटा है और उनका एक मित्र है, उस मित्र ने शायद ये पाजेब चुराई है, ऐसा वो लोग मानने लग जाते हैं। वे बच्चों से कुछ इस तरह पूछताछ करते हैं कि जैसे स्वयं पूछताछ करते हैं कि उस पूछताछ वाले वातावरण को देख करके आंसू स्वयं भयभीत हो जाता है और वह भी स्वीकार कर लेता है, भय के कारण, सिर्फ भय के कारण, कि पाजेब उसके साथी ने चुराई है। देखिए बच्चों की भावनाएं,
बच्चे सहज रूप में भय के कारण या सहजता के साथ कोई गलती न की है तब भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो आंसू ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि शायद पजेब उसके मित्र ने दोस्त नहीं चुराई है, इस बात को वो सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में बड़े लोग बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं कि बच्चों से जो वो कहलवाना चाहते हैं, उगलवाना चाहते हैं, डरा करके धमका करके उनसे वो कहलवा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में होता है, यानी इस कहानी में यही हुआ है। उस बच्चे ने चाहे पजेब चुराई या नहीं चुराई, लेकिन डरा करके धमका करके उस बच्चे से जबरदस्ती वो हाँ करवा लेते हैं कि पाजेब उसी ने चुराई है। इसीलिए साहित्यकार कहना चाहता है कि हम बड़े लोग बच्चों के बाल स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, उनकी बालपन की मनोवैज्ञानिकता को नहीं समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और जबरदस्ती उन पर कोई भी आरोप लगा देते हैं। और बच्चे भी सहज रूप में सहजता के साथ उस आरोप को स्वीकार कर लेते हैं। यह इस कहानी में बहुत ही मार्मिकता के साथ आया है, उजागर किया गया है। किंतु कहानी में आगे जाकर के मोड़ आता है, सारा रहस्य तब खुल जाता है जब कई दिनों बाद वो वापस आती है और पाजेब लौटा कर कहती है कि ये भूल से उसकी जेब में चली गई थी। इस तरह कहानी का अंत बड़ा नाटकीय होता है। देखिए कितनी नाटकीयता के साथ होता है। वहां तो बच्चे पर आरोपण कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे सहज होते हैं, सरल होते हैं, कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं और सहज रूप में वो किसी बात को मान लेते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में जैनेंद्र जी ने इस कहानी को बड़ी कुशलता से चुना है। बच्चों की जो शैली होती है बोलने की, उसी शैली में संवाद किए गए हैं तथा बच्चों का व्यवहार बड़ा जीवंत प्रतीत होता है। उसका इस कहानी में जीवन चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी जो पाजेब है, ये हमें अंदर तक झकझोर देती है। इस पाजेब कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी की मनोवैज्ञानिकता को समझे, स्वाभाविकता को समझे हुए किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। पहले समय, परिस्थिति और काल को पहचानना चाहिए और विषय की गहराई में जाना चाहिए। तभी हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है कि बच्चों के साथ हमें प्रेम पूर्वक, सहजता के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में उन्हें डराना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। उन्हें प्यार के साथ, दुलार के साथ रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं को हमें इस कहानी के माध्यम से अग्रेसित करना है, बढ़ाना है, विकसित करना है। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।